गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक है बेटा, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहला कल अपन ने जो पढ़ा था, एक तो थॉमसन मॉडल और एक रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। ठीक है, तो आपसे कहा हमारे मेडिकल में जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आते हैं बोहर मॉडल में, जो अपन थर्ड मॉडल आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थॉमसन मॉडल सिंपल सा था, प्लम पुडिंग मॉडल लाइक ए प्लम पुडिंग मॉडल, या कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। उसका फिर अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। उसमें बताया था कि कोई भी गोल्ड फॉइल है, उस पर अपन ने अल्फा बीम इंसिडेंट किया था। अल्फा बीम इंसिडेंट करने पे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो गए थे। ठीक है, उसकी स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किस एंगल पे कितने स्कैटर्ड हो रहे हैं, उसी बेसिस पे रदरफोर्ड ने बच्चों यहाँ पे जो मॉडल दिया था, ठीक है, उसकी अपन ने जो रिजल्ट्स आए थे उस रिजल्ट बेसिस पे उसने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद फिर अपन देखा, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे बोहर मॉडल के बारे में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बोहर मॉडल ही है। ठीक है, तो बच्चों बोहर मॉडल में क्या बताया समझो। बोहर मॉडल में इसमें क्या बताया कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है, मीन्स बोहर मॉडल बच्चों एक्चुअल में बोहर ने पहले दिया था एच एटम के लिए। ठीक है, ओनली एच एटम के लिए उसने बोहर मॉडल दिया। मीन्स जो एच एटम है उसके स्ट्रक्चर को उसने एक्सप्लेन किया। फिर वही मॉडल उसने आगे लाइट वेटेड एटम्स के लिए उसने एक्सप्लेन कर दिया। मतलब लाइट वेट नहीं बोलेंगे, इसमें ही बोल सकते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उन्हीं एटम्स के लिए उसने ये एप्लीकेबल, सबके लिए एप्लीकेबल है जिनमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उन सभी एटम्स के लिए ये मॉडल भी लगभग करेक्ट हमें ऑप्टेन हुआ। जैसे हाइड्रोजन एटम तो ही सही, हीलियम प्लस एटम, ठीक है, लिथियम प्लस 2 एटम, ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम प्लस 3। तो क्या मतलब है कि जिनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उन सभी एटम्स के लिए ये मॉडल ट्रू है। दिया तो किसके लिए था? एच एटम के लिए। फिर देखा कि सबके लिए ट्रू बैठ रहा है, किस सबके लिए? जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है उन सबके लिए ट्रू है। तो इस एटम में इसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव कर सकता है। ऐसा नहीं कि एवरी पॉसिबल रेडियस में इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है। यहाँ बच्चों बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ओनली फिक्स्ड ऑर्बिट के ही में ही मूव कर सकता है। एंड फिक्स्ड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है। फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है बच्चों? फिक्स होती है। ठीक है, हाँ, अगर अपन किसी सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है, तो एनर्जी ऑप्टेन करके, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी हायर एनर्जी लेवल पहुंच जाता है। मतलब थोड़ी बड़ी रेडियस वाली ऑर्बिट के अंदर रोटेट करने लगता है। और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ी और लार्ज वाली रेडियस में रोटेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, और बच्चों उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, भले उसके अंदर एक्सलेशन मोशन है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन में एक्सलेशन तो प्रेजेंट होता ही है। कौन सा वाला? सेंटीपिटल। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सलेशन प्रेजेंट होता है, बट फिर भी वो अपनी एनर्जी को इमिट नहीं करता। मीन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, वो अपनी एनर्जी को इमिट नहीं कर रहा होता, फिक्स रहती है उसकी एनर्जी। अब बच्चों इस कंप्लीट मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उसने थ्री डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे ये थे, इसके अंदर पोस्टुलेट्स अपन कहते हैं, थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल क्या क्या थे वही अपन देखने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर्स मॉडल के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। बोहर्स मॉडल, देखिए बोहर्स मॉडल में यहाँ पे हम देख रहे हैं किन किन पोस्टुलेट्स पे बेस्ड था। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है इसके अंदर, देखिए पोस्टुलेट्स अपन देख रहे हैं, पोस्टुलेट्स। ठीक है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट था बच्चों, फर्स्ट पोस्टुलेट बताता है इसके मोशन को। इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ हम जानते हैं एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम नहीं सकता। तो बच्चों फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उस सर्कुलर पाथ पे रोटेशन के लिए उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन पे कुलाम अट्रैक्शन फोर्स है, वही यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन फर्स्ट पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट में इस तरह से बच्चों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। न्यूक्लियस बच्चों प्लस जेड ई, इस पे चार्ज कितना है? प्लस जेड ई। इसके अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका मास m लेते हैं, ये स्पीड v है। v स्पीड से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है इसका अराउंड। ठीक है, एंड r इज इट्स रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब तो इस पे जो यहाँ पे जो फोर्स एक्टर है कुलाम फोर्स, वही यहाँ पे एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है, कुलाम फोर्स। तो यहाँ पे टुवर्ड सेंटर जो कुलाम फोर्स है, ठीक है, एफ कुलाम,
या कहते हैं एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एफ कूलाम फोर्स, यही एज नेसेसरी सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एफ सी इज इक्वल टू यहाँ क्या बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स को अपन लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 तो यहाँ पे E है, Q2 यहाँ पे ZE है अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फर्स्ट इक्वेशन हम कहाँ समझते हैं, यहाँ से बच्चों, ये फर्स्ट पोस्टुलेट किसको शो कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स को, मींस रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज कूलाम फोर्स, इसको अपन एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल किया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। अब बच्चों सेकंड पोस्टुलेट क्या, देखिए सेकंड पोस्टुलेट बताया था इसमें बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है एवरी पॉसिबल रेडियस पे रोटेट नहीं हो सकता। यहाँ पे मीन्स इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जो ऑर्बिट में मूव करता है, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, उनकी एक फिक्स रेडियस होती है। ऐसा नहीं कि एवरी पॉसिबल रेडियस के अराउंड ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो उसने कहा था फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, जिसे बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। अब ये स्टेबल ऑर्बिट्स क्या होती हैं, वो ऑर्बिट स्टेबल होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो जे है मीन्स एंगुलर मोमेंटम है h अपॉन 2 के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है। मीन्स j इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है j h अपॉन 2 के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में, वही ऑर्बिट स्टेबल होती है, मीन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या होता है, जे को एंगुलर मोमेंटम जे को जे के लो या एम वी आर के लो एक ही बात है। जे और एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन इंटू एच अपॉन 2 एन इंटू एच अपॉन 2 जिसे बोलते हैं बच्चों क्वांटम कंडीशन, बोहर्स क्वांटम कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ये एन इंटू एच अपॉन 2 क्या शो कर रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ जे को। ये सिंपल अपन जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई। ऐसे बच्चों यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ जे हम किसते हैं, जे इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जे एक किस टाइप क्वांटिटी बच्चों, क्वांटाइज क्वांटिटी है, जिसका क्वांटा कौन है, क्वांटा मतलब मल्टीप्लायर ऑफ एन, एन का मल्टीप्लायर कौन है यहाँ पे एच अपॉन 2 दिस एच अपॉन 2 इज क्वांटा ऑफ जे। यहाँ बच्चों ये क्या शो कर रहा है, क्वांटा ऑफ जे को। ठीक है, क्वांटा ऑफ जे, क्वांटा ऑफ जे, क्वांटा मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो जे की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है एच अपॉन 2 ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स क्वांटम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बोहर क्वांटम कंडीशन, बोहर्स क्वांटम कंडीशन अपन देख रहे हैं, बोहर्स क्वांटम कंडीशन, बोहर्स क्वांटम कंडीशन। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट बोहर क्वांटम कंडीशन वो शो कर रहा है। अब देखिए बच्चों थर्ड पोस्टुलेट, ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया। अब देखें थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग यहाँ बच्चों यह क्या बताया कि आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव कर रहे होते हैं। अब बच्चों किसी आउटर सोर्स की हेल्प से अगर अपन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हायर एनर्जी लेवल पे मीन्स हायर ऑर्बिट में चला जाता है। अब मतलब बड़ी रेडियस वाली ऑर्बिट के मूव करने लगता है ये। ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो और ज़्यादा हाई एनर्जी पे चला जाएगा। मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। जनरली इलेक्ट्रॉन का मूव करता है ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। अब किसी आउटर सोर्स से अपन उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब हायर ऑर्बिट में मूव करने लगेगा, लेकिन ज़्यादा देर तक वहाँ स्टे नहीं करता, वापस लौट आता है। वापस लौट आता है क्योंकि इसकी स्टेबल ऑर्बिट कौन है बच्चों, मेन जो स्टेबल ऑर्बिट है वो क्या थी, इसकी ओरिजिनल वाली रेडियस, मतलब ओरिजिनल ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की जो ओरिजिनल ऑर्बिट थी फर्स्ट ऑर्बिट, वो उसकी एक तरह से बेसिक ऑर्बिट थी, उसी में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। तो वहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन को अपन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्टेन करके मतलब एब्जॉर्व करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, बट वहाँ पे ज़्यादा रुकता नहीं है, वहाँ से वापस लौट आता है। ठीक है, ठीक है, तो जब वहाँ से वापस बच्चों लौट के आता है तो वहाँ से फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट मूव कर रहा है, हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, मान लो सपोज पहुंच गया फिफ्थ ऑर्बिट में। ठीक है, अब फिफ्थ ऑर्बिट में वहाँ ज़्यादा रुकेगा नहीं, वापस लौट के आएगा। अब फिफ्थ ऑर्बिट से लौट के आ रहा है बच्चों, अब देखिए लौट के आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, उसको फर्स्ट ऑर्बिट में। डायरेक्ट भी जंप कर सकता है फिफ्थ से वन में। ठीक है, तो मान लो जैसे फिफ्थ से वन पे जंप किया तो फिफ्थ एंड वन का जो एनर्जी डिफरेंस है, इन एनर्जी लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस है, उतनी ही एनर्जी का फोटोन यहाँ से इमिट होगा। क्योंकि ऊपर जाते टाइम इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्व किया था, नीचे आते टाइम वही एनर्जी वापस रिलीज भी होगी। ठीक है,
अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, जहां से जहां पे जंपिंग हुई है, जैसे 5th से 1 में जंपिंग हुई है तो 5th एंड 1 का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई, मतलब En2 माइनस En1, उतनी एनर्जी का फोटोन यहाँ से इमिट होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि डायरेक्ट 5th से 1 में जंपिंग करे, हो सकता है 5th से पहले 4 में आ रहा हो, फिर 4 से 2 में आ रहा हो, फिर 1 में आ रहा हो। तो जंपिंग कैसे भी हो सकती है, जहां से जहां पे जंपिंग हुई है, जैसे 4 से मान लो 3 में जंपिंग हुई तो 4 से 3 का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन वहां से इमिट होता है। ठीक है, मतलब उस इमिटेड फोटोन की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं थर्ड पोस्टुलेट। मीन्स थर्ड पोस्टुलेट क्या बता रहा है, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन को। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, या समझना, थर्ड पोस्टुलेट में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट En2 टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट En1, मतलब हायर से कहाँ जंप कर रहा है, लोअर में, देन डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दिस ऑर्बिट्स इज En2 माइनस En1 emits in the form of photon। तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है। बट इफ इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम En1 टू En2, मतलब नीचे से जाएगा ऊपर में, तो इट एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो नीचे से ऊपर जाने पे जितनी एनर्जी इमिट एब्जॉर्ब होगी उतनी ऊपर से नीचे आने पे इमिट भी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ बताएगा बच्चों। इस तरह से देखिए थर्ड पोस्टुलेट के अंदर अपन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से ये ऑर्बिट है। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस इसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट हो गई है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट। ये 3 ऑर्बिट्स अपन ने शो कर दी, 3 ऑर्बिट्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसमें फर्स्ट ऑर्बिट के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे E1 है। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी E2 है, और जब थर्ड में पहुंचता है मान लो एनर्जी E3 है। ठीक है, E1 E2 E3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें जैसे फोटोन जो यहाँ पे इमिट हुआ फोटोन, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे जंप हुआ, मान लो जैसे En2 से En1 में जंप, कहीं भी जंप कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लौट के आ रहा है, यहाँ पे इसकी ये बेसिक ऑर्बिट जो है वो कौन सी, ग्राउंड स्टेट वाली ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप हुआ है, तो यहाँ से बेटा एक फोटोन इमिट होगा इस जगह से, फोटोन। ठीक है, यहाँ से फोटोन इमिट होगा इस तरह से फोटोन, और इस फोटोन की जो एनर्जी है, ठीक है, इस फोटोन की जो एनर्जी है डेल्टा ई के इक्वल होगी, मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन EPH। ये डेल्टा ई En2 माइनस En1 के इक्वल होती है। ठीक है, मतलब ये समझ सकते हैं यहाँ पे जो फोटोन एनर्जी है EPH की इक्वल एनर्जी होती है डेल्टा ई। बस जहां से जहां पे जंपिंग हुई है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 1 में जंपिंग हो रही है, तो इतनी एनर्जी डिफरेंस का यहाँ पे फोटोन इमिट होगा। तो क्या होगा, ये En2 माइनस En1। ठीक है, इसको लिखते हैं En2 माइनस En1। ठीक है, डेल्टा EPH। और फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला पता ही आपको क्या होता है बच्चों, या तो h न्यू लिखते हैं अपन इसको, या फिर hc अपॉन लैम्डा, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे h न्यू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे न्यू तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, एंड लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। ठीक है, इससे अपन फाइंड करते हैं एनर्जी, एनर्जी फाइंड कर लेंगे ऑफ इमिटेड फोटोन, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं यहाँ से, एंड वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, बात पहले पड़ी। अब बच्चों इसके अंदर देखो यहाँ पे, इसी को हम थोड़ा आगे और सॉल्व करना चाहें, वेवलेंथ अगर अपन फाइंड करें तो कैसे निकाल सकते हैं वेवलेंथ, देखिए इधर लैम्डा, लैम्डा अगर अपन फाइंड करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, hc अपॉन En2 माइनस En1, hc अपॉन En2 माइनस En1। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस, और ये hc। ठीक है, तो इसे अपन निकालेंगे वेवलेंथ। अब बेटा यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है, इसको इसी को डायरेक्ट अपन लिखें, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये होता है 12400 अपॉन में En2 माइनस En1। ठीक है, इसे बोलते हैं 1/2 का 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अपन डायरेक्ट अपन यूज करेंगे तो डायरेक्ट आपको वेवलेंथ किसे मिलेगी, एंगस्ट्रॉम में, और ये आपको रखना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपको जनरली जो आपको बच्चों ये एनर्जीज गिवन होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में गिवन होगी। जैसे आपको गिवन होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट ही रिजल्ट आपको मिलेगा एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में। आगे करेंगे अपन इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व। ये 3 पोस्टुलेट्स अपन ने देख लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पे क्वेश्चंस अपन देखें बेटा, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे अपन देखते हैं बोहर क्वांटम प्रिंसिपल पे, और इस पे फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चन अपन देखें इस पे। देखिए वैसे अपन जानते हैं यहाँ पे जो बोहर मॉडल है ये किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों, एटम, उस एटम के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है ये मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर देखो बच्चों, इस मॉडल के अंदर जैसे अपन पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जब भी कोई आपको ऑब्जेक्ट कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे बच्चों अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, या कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, या कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर अगर बच्चों मूव कर रहा है, उसके लिए अगर आपसे कहा जाए बोहर क्वांटम कंडीशन इज वैलिड,
देन व्हाट विल बी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, या कहते हैं वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, ऐसे कुछ आपसे कुछ पूछा जाए तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो क्या अप्लाई करेंगे, जो भी बच्चों सर्कुलर पाथ है उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, ठीक है, उसके लिए बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो बनेगी किसके लिए बच्चों, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। मीन्स जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं कूलाम फोर्स के लिए अपन ने mv² किया, ठीक है। ऐसे बच्चों मान लो कोई सेटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो सेटेलाइट पे हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा होता है, तो वहाँ पे Gm1m2/r² उसको इक्वल करेंगे mv²/r के। ऐसे बच्चों कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो उस केस में जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, मैग्नेटिक फोर्स QVB, उसको हम इक्वल करेंगे mv²/r के, क्योंकि यहाँ पे QVB जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बिहेव्स एज ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे QVB को इक्वल करना है mv²/r के। तो जो भी कंडीशन आपको दे रखी है, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की हेल्प से अपन किसी स्टोन को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो टेंशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स एज ए बिहेव करेगा mv²/r। क्लियर। तो वही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स को इक्वल करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, और सेकंड इक्वेशन यही सी mvr=nh/2π। इन टू इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या फाइंड कर लेंगे, r एंड v कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ समझाई गई आगे। तो अब देखो टेस्ट के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 अपन देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन जो आपको बताया मैंने इस पे, इन दो इक्वेशन पे, इन दो कंडीशंस पे। तो चलो देखो एग्जाम्पल 3 में कह रहा है इफ बोहर क्वांटम कंडीशन इज वैलिड फॉर मूविंग अर्थ अराउंड सन, ठीक है। स्मॉल m मास की अर्थ है, कैपिटल M मास के सन के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है। ऑन सर्कुलर पाथ फाइंड मिनिमम पॉसिबल ऑर्बिटल रेडियस एंड मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब r min एंड v max आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो यहाँ पे आपसे बोला है कि बोहर क्वांटम कंडीशन वैलिड है, ठीक है, इसका मतलब एक तो हमें ये इक्वेशन लगानी है, और दूसरा बच्चों यहाँ पे अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, मतलब कूलाम यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर एक कंडीशन तो क्या होगी, देखो सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसका mvr=nh/2π का यूज करना है, तो mvr=nh/2π, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन में v फाइंड करें बच्चों, v इक्वल टू क्या आएगा, v=nh/2π mr, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्लियर। ये तो अपन ने कौन सी कंडीशन लगा दी, क्वांटम कंडीशन। फिर बच्चों उसका देखें जो सेकंड कंडीशन है Gm/r² इक्वल टू लगाएंगे mv²/r में सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपन ने mv²/r के इक्वल किया। यहाँ कूलाम फोर्स को किया था mv²/r के, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं बिकॉज अर्थ के लिए आपसे क्या बोला गया है, क्वांटम कंडीशन वैलिड हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए अपन अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे इस m से m को अपन कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से देखिए एक r से एक r को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो Gm/r इक्वल टू क्या है बेटा, v², तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे n² h²/2π mr, ठीक है। ये 4π m²r², क्या कर दिया बेटा मैंने, Gm/r, यहाँ पे v² की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये लो। अब बच्चों हमारा पर्पस क्या है, हमें एक तो r फाइंड करना है, तो यहाँ से बेटा ये एक r से एक r कैंसिल करो, इस r को ऊपर ले आए, इसको नीचे भेज दें, तो यहाँ से क्या आएगा, r इक्वल टू ये हो जाएगा n² h²/4π² m² Gm, ये आ गई वैल्यू ऑफ r, ठीक है, मतलब रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस आपने फाइंड कर ली, ये आपको ऑर्बिटल रेडियस आपको ऑप्टेन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम पॉसिबल रेडियस बोला गया है, तो मिनिमम पॉसिबल रेडियस के लिए क्या करें, ये तो क्या निकाला अपने, ये तो निकाला बेटा रेडियस ऑफ nth, ठीक है, nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये निकाल लिया अपन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये आपने फाइंड कर लिया। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अपन ने फाइंड कर लिया, क्लियर। अब बच्चों इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, देखिए पुट इन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या जाएगा, v इक्वल टू nh/2πm, तो यही सही है, और r यहाँ पे नीचे इसको रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 4π² m² Gm/n² h², ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये NH से तो ये NH कट जाएगा, ठीक है, 2πm से 2πm कट जाएंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर आएगा 2πm Gm अपॉन में ये एक NH, ये बचेगा, ये क्या गई वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट,
वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट अपने फाइंड कर लिया, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट ये अपने कैलकुलेट किया। अब बच्चों अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 अगर अपन पुट करें इन दोनों इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। यहाँ रखेंगे n इज इक्वल टू 1 तो v क्या आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो हम देखें पुट n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 अगर अपन रख रहे हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या जाएगी, मिनिमम। r मिनिमम कितना जाएगा रख देंगे तो ये जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर gm। ये तो आ गई मिनिमम पॉसिबल रेडियस। ठीक है, और यहाँ रखेंगे n की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे v मैक्स आ जाएगा, v मैक्स कितना जाएगा, v मैक्स इक्वल टू ये जाएगा 2 पाई m g m अपॉन h, ये आ गई मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें फाइंड करना होता है बेटा, मतलब जो आपको कंडीशन दे रखी है j इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई वो तो लगानी है। ठीक है, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑन सर्कुलर पाथ उसके लिए हमें देखना है कौन सा फोर्स ऐसा है जो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है, उसके इक्वल करके अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज अपन ने यहाँ पे देखी। उसके बाद देखें बच्चों इसके अंदर फिर नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी टाइप से, इसमें हिंट आपको क्या बोल रहा है, इसमें मूविंग चार्ज क्यू ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है बच्चों। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आएगी। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, देखो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल के लिए ये जो सेकंड कंडीशन हम बना रहे हैं ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये जाएगी क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से करेंगे स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन तो यही सही, सेकंड इक्वेशन में करना है क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है बच्चों, वो क्या होता है क्यू वी बी। क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये करेंगे। ठीक है, ये अपन देख लिया। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एच लाइक एटम इज गिवन बाय U is equal to minus k log r. Find out orbital radius and total energy E of this electron. तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ये भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U is equal to minus k log r। तो बेटा U is equal to गिवन है माइनस k log r गिवन है। तो पहले अपन F फाइंड करें। F पहले पढ़ते हैं बच्चों, मैकेनिक्स फॉर्म पढ़ते हैं। F is equal to माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है। F is equal to माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हैं। F is equal to माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो पहले इससे फोर्स निकाल लेंगे, इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस तो माइनस प्लस बन गया k, और log r का डिफरेंशिएशन क्या देता है 1 अपॉन आर। log r का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर, तो क्या बन जाएगा k अपॉन आर। अब ये जो फोर्स निकल के आए इसी ये फोर्स ही एज ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो इसी को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो निकल के है के अपॉन आर, ये जो फोर्स आया, ठीक है, इसको इक्वल कर दिया अपन ने एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल कर दिया। आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑप्टेन हो गई v इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। v इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। अब हमें फाइंड करनी बच्चों काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर करिए तो के बाई एम, तो कितना आ जाएगा के बाई 2। मीन्स काइनेटिक एनर्जी के बाई 2। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड आउट ऑर्बिटल रेडियस एंड टोटल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तो ऑर्बिटल रेडियस फाइंड करना है और एक टोटल रेडियस टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये तो अपन ने वेलोसिटी फाइंड की। यहाँ से इस वेलोसिटी की हेल्प से अपन यहाँ पे देखो हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के। देखिए एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस v वैल्यू पुट कर दूं, v की वैल्यू क्या है रूट ऑफ के बाई एम आर एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ r। तो वैल्यू ऑफ r आप फाइंड करो बेटा, क्या आएगा वैल्यू ऑफ r एन एच अपॉन, यहाँ पे देखो इससे m से m कटेगा, यहाँ पे रूट के एम हो जाएगा, रूट के एम। तो एन एच अपॉन 2 पाई रूट ऑफ के एम, ये क्या होगी ऑर्बिटल रेडियस। एन एच अपॉन 2 पाई रूट के एम, ये तो ऑर्बिटल रेडियस अपने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमसे एनर्जी पूछा था, बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइंड की अपन ने के बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे ही रखी है, तो देखो टोटल एनर्जी अपन देखें, टोटल ई टोटल इज इक्वल टू आप जानते हो के ई प्लस पी होती है, के ई प्लस पी। तो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली के बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितनी, माइनस के लॉग आर। ठीक है, माइनस के लॉग आर।
बस यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ आर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसी फॉर्म में यहाँ पे आंसर देखा है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, आर की पुट करनी है। तो यहाँ पे k/2 माइनस के लॉग ऑफ आर, आर यहाँ पे क्या है NH अपॉन 2 पाई रूट ऑफ KM, ठीक है। ये लो, ये अपन ने फाइंड कर लिया, ये आ गई टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इससे अपन फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, क्वेश्चन में आपको फोर्स की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन नहीं थी, यू की इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो पहले आपने यू का किया डिफरेंशिएशन, मतलब क्या किया, F इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर। पहले इसकी हेल्प से अपने फोर्स फाइंड कर लिया। तो मिलेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हो सकता है आपको फोर्स की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो, पहले फोर्स हमें फाइंड करना पड़ रहा हो। तो पहले फोर्स फाइंड किया F इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर की हेल्प से। फिर उसके बाद हमने फोर्स को mv² अपॉन आर के इक्वल किया, ठीक है, वेलोसिटी आ गई। फिर यहाँ पे mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई किया, उससे हमें रेडियस ऑप्टेन हो गई, ठीक है। और फिर काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं हाफ mv² होती है, और पोटेंशियल गिवन है ही सही, तो टोटल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, दोनों का सम करके ke प्लस p करके अपन निकाल लेंगे ये, ठीक है। तो इसी बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 2 दे रखी है ना इसमें, एक्सरसाइज नंबर 2 में। तो पहला जो क्वेश्चन है u इज इक्वल टू AR² गिवन है इसके अंदर। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच ए वे, तो बड़ा इसमें पोटेंशियल जी गिवन है u इज इक्वल टू AR²। तो यहाँ भी पहले f की हेल्प से F इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर करेंगे, उससे क्या निकाल लेंगे अपन, F की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, उसको मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में आएगा, आप उसका मैग्नीट्यूड लो, उसको फिर जो फोर्स निकल के आ रहा है उसको हम mv² अपॉन आर के इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे करना है, ठीक है। अब बच्चों उसका फिर अपन देखें, ये तो अपन ने क्या देखा कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है अराउंड, मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ, उसके लिए आपको बोर क्वांटम कंडीशन लगानी है। तो वेलोसिटी एंड रेडियस इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए। चलो वापस अपन आए एटम पे। तो जो एटम में जैसे कोई भी H लाइक एटम है, H लाइक एटम मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि H एटम, हीलियम प्लस एटम, लिथियम प्लस प्लस एटम, ठीक है। इस H लाइक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रेडियस क्या होती है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट, एंड उसमें वेलोसिटीज क्या होती हैं वो अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा ही बिल्कुल इसी वे में अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अपन ने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प ली थी, इन दोनों इक्वेशन की, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेंगे, क्योंकि एटम वाली कंडीशन ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कूलम्ब फोर्स, यहाँ पे वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कौन, कूलम्ब फोर्स, उसी की हेल्प से अपन को फाइंड करना है। तो देखिए अब अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ऑर्बिटल रेडियस एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल रेडियस एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इन एटम, क्या कहते हैं, फॉर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों मेथड वही है, आप समझे, कोई टिपिकल नहीं है मेथड में। एक तो बच्चों पहले हमें कूलम्ब फोर्स जो है यहाँ पे उसको एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करना है। देखो बच्चों यहाँ पे इसमें एक तो ये कंडीशन लेनी है और एक ही है, ठीक है। ये कंडीशन तो ही सही, mvr इज इक्वल टू, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, r एंड v फॉर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के लिए अपन r एंड v कैलकुलेट करने आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो फर्स्ट तो यहाँ पे mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यही सही। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं इस जगह v की वैल्यू क्या जाएगी, v इज इक्वल टू हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई, v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब चलो सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनानी है बताओ को, सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इससे यहाँ से सेकंड इक्वेशन। तो क्या बच्चों देखो यहाँ पे kZe² अपॉन r², ठीक है। ये तो होगा kZe² अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक है। यहाँ से एक r से एक r कट जाएगा, तो kZe² अपॉन r इज इक्वल टू m इंटू v², इसका स्क्वायर करें तो n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r², ये अपन रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें r निकालना है, तो वैल्यू ऑफ r हम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो एक r से तो एक r कट गया, ये एक r से एक r कट गया, तो यहाँ से एक r फाइंड करेंगे, इस r को उठा के इधर ले आओ, तो r इज इक्वल टू ये हो गया ऊपर, ये m से m भी काट सकते हैं कि m भी कट जाएगा, तो यहाँ से इस r को इधर ले आए तो जाएगा ऊपर n² h² डिवाइड बाय हो गया ये kZe² 4 पाई स्क्वायर m, ये जाएगा रिजल्ट n² h² अपॉन kZe² 4 पाई स्क्वायर m। ये आपने वैल्यू ऑफ r कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दें किसमें, 1 में, पुट इन 1, तो उससे हमें वेलोसिटी भी ऑप्ट हो जाएगी, 1 में रख दें तो v इज इक्वल टू क्या बेटा NH अपॉन 2 पाई हमारे, ये रख दो यहाँ पे NH अपॉन
2 पाई एम आर, आर को रख देंगे यहाँ पे, इन्वर्स कर देंगे यहाँ पे, तो क्या जाएगी वैल्यू, जाएगी के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एन एच से एक एन एच तो कट जाएगा, ये यहाँ पे 2 पाई एम भी कट जाएगा एक, तो v इज इक्वल टू कितना के बेटा यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू जाएगा के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एम। ठीक है, 2 पाई एम, एम तो खैर यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे एम तो कट जाएगा, एम तो कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई अपॉन एन एच, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये आपने फाइंड करी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो आपने आर फाइंड कर ही लिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओके 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, यह जगह रिजल्ट ओके। ये तो वेलोसिटी एंड आर आपने फाइंड किए। तो बच्चों ये जो रिजल्ट निकल के आ रही है इंपॉर्टेंट नहीं है रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तरीका सीखे यहाँ पे हमने कैसे फाइंड किया, कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे फाइंड कैसे कर रहे हैं। रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता एग्जाम में व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आर, व्हाट विल वैल्यू ऑफ वी, ये नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो हमें कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें देखना है क्या है। यहाँ बच्चों जो आर एंड जो वी की वैल्यूज हैं, ठीक है, आर एंड वी की वैल्यूज हैं किस तरह डिपेंड कर रही है, तो हम देखें यहाँ पे दस आर इज प्रोपोर्शनल टू दी, आर की जो वैल्यू है एन स्क्वायर अपॉन जेड पे डिपेंड कर रही है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंड जो वेलोसिटी है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन है। ये मतलब अगर अपन डिफरेंट ऑर्बिट एंड डिफरेंट एटम्स की बात करें तो रेडियस की एंड जो वेलोसिटीज की डिपेंडेंसी है, ठीक है, ऑन जेड एंड ऑन एन, वो अपन देख रहे हैं एन स्क्वायर अपॉन जेड एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट वेरी कर रही होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम देखें इसके अंदर, देखिए ये जो आर है, इस आर को अगर अपन सॉल्व करें प्रोपोर्शनल साइन हम हटा के, तो आता है आर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, एंड इस v को अगर अपन प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करें तो यहाँ से आती है v इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 पावर 6, 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई एन। मतलब किसी भी डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट एटम के लिए आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट निकल के आगे। ठीक है, वेलोसिटीज मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इससे अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं रेडियस किसी भी एटम में किसी भी ऑर्बिट के लिए। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी निकल जाएगी, ये बात पहले पड़ी। अब यहाँ पे अपन देखेंगे बच्चों 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर मान लो कोई फिक्स्ड एटम की बात करें, ठीक है, समझना बात को बेटा, यहाँ पे फॉर फिक्स्ड एटम मतलब एटम अगर यहाँ फिक्स है मान लो, मतलब जेड इज इक्वल टू फिक्स है, जेड इज इक्वल टू फिक्स। ठीक है, जेड इज इक्वल टू फिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जेड इज इक्वल टू फिक्स्ड, जेड अगर फिक्स्ड है तो यहाँ पे आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा एन स्क्वायर, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यहाँ से हम देख रहे हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे हम फाइंड करें रेडियस R1 रेशो R2 रेशो R3 रेशो R4, तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा 1 रेशो 4 रेशो 9 रेशो 16। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनकी जो रेडियस होती है इस रेशो में होती है 1 4 9 16। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ से बेटा R2 माइनस R1 रेशो R3 माइनस R2 रेशो R4 माइनस R3, ये आपसे पूछा जाए तो देखो 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1, ठीक है, रेशो 9 माइनस 4 रेशो 16 माइनस 9, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी 3 रेशो 5 रेशो 7, इस तरह से आएंगी। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स जो है वो इस रेशो में आती है 3 5 7, इस रेशो में। मतलब इक्वल गैप नहीं होता, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनमें इक्वल गैप नहीं होता, जैसे दूर जाते आएंगे गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब 3 5 7 इस रेशो में गैप आपको ऑब्टेन हो रहा होता है। ठीक है, और अगर एच एटम की बात करनी है हमसे, एच एटम के बारे में पूछ ले तो एच एटम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। ठीक है, फॉर एच एटम, कोई जनरली क्वेश्चन एच एटम पे आता है तो एच एटम के लिए क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू 1 रख देंगे, जेड इज इक्वल टू 1, तो जेड इज इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 0.529 एन स्क्वायर
एंड वेलोसिटी कितनी आएगी v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6, किसमें बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में आएगी वैल्यू, एंगस्ट्रॉम, और 2.2 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन, ये किसमें आएगी बेटा मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इससे अपन फाइंड करते हैं फॉर एच एटम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स की रेडियस जो है एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस रेशो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन देखी। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा आपसे, जैसे मान लो आपसे कह दे कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है एंड जो थर्ड ऑर्बिट है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट, इनके लिए आप रेशो ऑफ एरिया फाइंड करो, रेशो ऑफ एरिया। तो पहले हम क्या देख लेंगे बच्चों, एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले R1 अपॉन R2 फाइंड कर लो, फिर एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो एरिया A1 अपॉन A2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर से अपन रेशो ऑफ एरिया फाइंड करते हैं। या आपसे रेशो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस पूछ ले, तो रेशो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस अपन जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, में C इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा R, तो उससे अपन रेशो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस भी निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 6 में, एग्जांपल नंबर 6 में पूछा गया है फाइंड आउट रेशो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस एंड रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस एटम, ये अपन देख रहे हैं। तो चलो इसको अपन समझें एग्जांपल नंबर 6 को। एग्जांपल नंबर 6 अपन देख क्या है, देखो एग्जांपल नंबर 6 में एक एटम, तो क्या बोला है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस फाइंड करना है। किसके लिए, हमें रेशो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस फाइंड करना है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2, इनके लिए हमें रेशो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस फाइंड करनी है एंड रेशो ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बेटा देखो यहाँ पे इसके अंदर पहले अपन यहाँ पे देखें, इसके अंदर हीलियम प्लस के लिए देखो इधर ध्यान से सॉल्यूशन अपन समझें, सर्क्यूमफेरेंस C इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, बताइए आपको C इज इक्वल 2 पाई आर मीन्स दिस इम्प्लाइज C इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा R। तो बेटा यहाँ पे C1 अपॉन C2 फाइंड करें, R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये रहा n स्क्वायर अपॉन जेड, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन जेड है, इसका यूज करना है। तो C1 अपॉन C2 यूज करेंगे तो यहाँ पे N1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1 ये बनेगा। तो N1 अपॉन N2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ये N1 का मान 4 है, N2 का मान 1 है, तो 4/1 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1, Z2 अपॉन Z1, तो Z2 तो यहाँ पे कौन है लिथियम, लिथियम के लिए Z कितना होता है 3 होता है, 3 और अपॉन यहाँ पे हीलियम प्लस के लिए कितना होता है 2, Z इक्वल टू 2, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे बताइए, यहाँ से अपन ये रेशो फाइंड कर लेंगे। तो ये रेशो कितना बनेगा C1 अपॉन C2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे 8 आएगा, तो 8 3 या 24, तो रेशो कितना हो गया, तो ये तो आ गया 24 हो गया 24। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा Z/n, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Z/n है। तो यहाँ से अगर मैं V1 अपॉन V2 फाइंड करूंगा तो क्या आएगा बेटा Z1 अपॉन Z2 इंटू N2 अपॉन N1। ठीक है, ये अप्लाई करें तो Z1 अपॉन Z2, तो Z1 अपॉन Z2, Z1 कौन है 2 है, हीलियम 2 है, ठीक है, और Z2 लिथियम मतलब 3 है। N2 बाई N1 करेंगे तो N2 यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया है, N1 यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट बोला गया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/6 हो जाएगा ये। तो इस तरह रेशो फाइंड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। क्लियर। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या पूछा, देखो एग्जाम्पल 7 में क्या रहा है, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम फाइंड करना है। तो चो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का डिफरेंस फाइंड करना है, R2 माइनस R1 करना है, R2 माइनस R1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट, R2 माइनस R1, एंड R का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें R2 माइनस R1 करना है। तो Z तो यहाँ पे क्या है हीलियम प्लस मतलब 2 है, Z इक्वल टू 2 दे रखी है। ठीक है, तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 ये तो फिक्स हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, और n स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में n स्क्वायर कॉमन बचेगा तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट, तो ये 3/2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ऐसे कर सकते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, तो बेटा ये अपन ने वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल रेडियस के बारे में अपन ने समझा। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें डिपेंडेंसी ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज,
इसके अलावा और भी जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किस तरह एन एंड जेड पे डिपेंड कर रही हैं, उनको अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा इसके अंदर डिपेंडेंसी ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखें। देखो तरीका ये सॉल्व करने का, मतलब ये जो अपन ने लिखा है बेटा आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, ठीक है, ये रिलेशन हमें याद रखना है। इसी की हेल्प से अपन अदर फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी चेक करेंगे ऑन एन एंड जेड, जैसे टाइम पीरियड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सभी जो क्वांटिटीज हैं जेड एंड एन पे किस तरह से डिपेंड कर रही हैं, उसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मुलेस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें डिपेंडेंसी ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज अपन देखने जा रहे हैं। डिपेंडेंसी ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखें टाइम पीरियड। डिपेंडेंसी अपन देख रहे हैं, डिपेंडेंसी ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, डिपेंडेंसी ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज ऑन एन एंड जेड, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज ऑन एन एंड जेड, ये अपन देखने जा रहे हैं किस तरह से इनकी डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें डिपेंडेंसी चेक करें तो पहले सबसे पहले इसके अंदर कई सारे इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते अपन। जैसे अपन देखें टाइम पीरियड, फर्स्ट देखा टाइम पीरियड, चलो समझे टाइम पीरियड टी, टी इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है बेटा 2 पाई आर अपॉन वी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है, ओके, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है आर अपॉन वी है, तो प्रोपोर्शनल टू आर, आर की डिपेंडेंसी क्या बच्चों एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये रख दो एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड ये रख दिया मैंने, एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है जेड बाई एन, ये रख दिया। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा एन चल जाएगा ऊपर, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, ये लो ये हो गया टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। जैसे आपसे कहा जाए कि फॉर ए गिवन एच एटम, मतलब जेड फिक्स है, फॉर ए गिवन एच एटम व्हाट विल बी रेशियो ऑफ टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट। तो यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है एन क्यूब, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 होल क्यूब कर देंगे। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का रेशियो पूछा है तो 1 अपॉन 2 का होल क्यूब कर दो तो 1/8 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे बेटा नेक्स्ट अपन देखें कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे सेकंड अपन देखें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप एफ लिखें या ओमेगा लिखें, एफ एंड ओमेगा इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1 अपॉन टी, ठीक है, टाइम पीरियड के इनवर्स की फॉर्म में होती है, तो इसका उल्टा कर दो क्या बन जाएगा ये जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, ठीक है। ऐसे अपन देखें थर्ड अपन देखें बच्चों यहाँ पे लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी से अपन देखेंगे इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा जेड बाई एन। ऐसे फोर्थ अपन देख लें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जे, ठीक है, जे इज इक्वल टू आपको पता है खैर एन एच अपॉन 2 पाई होता है, एन एच अपॉन 2 पाई मतलब जे इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा एन, जे इज प्रोपोर्शनल टू एन, या डायरेक्ट आप एम वी आर आप सिर्फ सोल्व कर सकते हो, जे इज इक्वल टू एम वी आर, तो वहां से क्या आएगा जे इज प्रोपोर्शनल टू एम इन वी इंटू आर, तो वी इंटू आर को सोल्व करोगे तो भी जेड इज प्रोपोर्शनल टू एन, जे प्रोपोर्शनल टू एन ही बनेगा, ठीक है। मतलब आप इसको यूं भी सोल्व कर सकते हैं, देखिए जे इज इक्वल टू एम वी आर की हेल्प लें अपन, तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है वी इंटू आर, तो v को अपन रख देंगे जेड बाई एन एंड r को रख देंगे एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो देखिए जेड से जेड कट जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, तो प्रोपोर्शनल टू एन ही आ रहा है, तो झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ कोई आपसे में, तो फॉर्मूला कोई सा भी यूज करो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वही आ रहा है रिजल्ट। ऐसे यहाँ पे उसका देखें बेटा यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन AC, सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी होगा, तो AC अपन फाइंड करें क्या होता है फॉर्मूला AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करेंगे तो वी स्क्वायर, वी की डिपेंडेंसी क्या बच्चों, वी की डिपेंडेंसी जेड बाई एन है, जेड बाई एन स्क्वायर अपॉन आर, आर इज एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे देखिए ये जेड स्क्वायर और ये जेड ऊपर चल जाएगा, जेड पावर 3 हो जाएगा, जेड पावर 3 डिवाइड बाय एन पावर 4 हो जाएगा, ये लो ये डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है, जेड पावर 3 अपॉन एन पावर 4। ऐसे ही सिक्स्थ अपन देखें, सिक्स्थ ऑर्बिटल करंट, ठीक है, ऑर्बिटल करंट के बारे में देखें, ऑर्बिटल करंट आई इज इक्वल टू, क्योंकि हम देखें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो एज ए करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करंट भी होगी, ठीक है। अब करंट अगर अपन फाइंड करें तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों क्यू अपॉन टी, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से अपन फाइंड करते हैं क्यू अपॉन टी,
ठीक है। तो Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, तो Q तो यहाँ पे कौन है, E, एंड का टाइम क्या है, टाइम पीरियड T, तो I इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, 1 अपॉन टी आ रही है, I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी ये रहा, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब से अपन ऑर्बिटल करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। उसके बाद बच्चों ऑर्बिटल करंट के बाद देखें सेवंथ अपन देखें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपन समझ सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी देख सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखो सेवंथ अपन देखें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आई इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू, अब जो मैग्नेटिक फील्ड अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बेटा, करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है, तो लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना है। क्या होता है, मी नॉट आई अपॉन टू आर, मी नॉट आई अपॉन टू आर, वो यूज कर रहे हैं, तो मी नॉट आई अपॉन टू आर, इसका यूज करेंगे मी नॉट आई अपॉन टू आर, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई अपॉन आर। तो आई अपॉन आर में ये आई की डिपेंडेंसी अपन देखी थी, ये रही जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, ठीक है, एंड आर की डिपेंडेंसी क्या है बच्चों, रेडियस एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो यहाँ पे देखिए जेड चल जाएगा ऊपर, तो जेड क्यूब हो गया, और नीचे क्या हो गया एन पावर 5, ये लो मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी आ गई है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बाद अपन देखें मैग्नेटिक मोमेंट भी अपन फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सभी की अपन डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं ऑन एन एंड जेड। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर नेक्स्ट डिपेंडेंसी की बात करें अपन यहाँ पे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बाद 7 8 मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट m, तो जो m इज इक्वल टू, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आई EVR/2 होता है, EVR/2, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, EVR/2 मीन्स m इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, V इंटू आर, m इज प्रोपोर्शनल टू V इंटू आर, तो V इंटू आर कर देंगे, तो यहाँ से देखिए V की डिपेंडेंसी तो क्या है बच्चों, यहाँ पे V की डिपेंडेंसी होती है Z/N, एंड R की डिपेंडेंसी एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो जेड से जेड कट गया, एक एन से एक एन कट गया, तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया एन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बेटा, एन। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू दी एन, ये रिजल्ट्स अपन ने देख लिए। ऐसे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके बारे में अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे बच्चों यूं पूछ सकता है आपसे, जैसे कि P इंटू जेड क्या कहते हैं, ठीक है, P इंटू जे, P इंटू जे जो उसका मल्टीप्लायर है उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, एन से एन कट जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, जेड। ठीक है, मिस ऐसे कोई से भी मल्टीप्लायर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आपसे कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट P इंटू जे, प्रोडक्ट P इंटू जे, P इज लीनियर मोमेंटम, J इज एंगुलर मोमेंटम, प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम जो प्रोडक्ट है ये किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एन से एन कैंसिल, तो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे। तो वो चीजें कई सारी चीजें पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें इस तरह से निकालनी आनी चाहिए उसको। ठीक है, तो अपन देख ली डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की अपन ने जेड एंड एन पे डिपेंडेंसी चेक करी। ओके, अब यहाँ पे इसमें देखिए कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें कुछ डाटा भी याद रखना है। एच एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम जो करंट होती है वो लगभग 1 मिली एम्पियर ऑर्डर में होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगभग 12.8 टेस्ला होता है। ठीक है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, ये होती है वैल्यूज। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एच एटम। अब चलो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अपन सॉल्व करें, 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए ध्यान समझना, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, अपने आप सॉल्व कर सकते हो आप। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इन एच एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टिल थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। मतलब आपसे कह रहा बच्चों, कोई एटम है, एटम है, उसमें अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करता है बच्चों, ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट स्टेट मूव करता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब अपने आउटर सोर्स से कुछ उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, कुछ हायर एनर्जी लेवल चल जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस ग्राउंड स्टेट से, मतलब फर्स्ट स्टेट से एक्साइटेड होकर पहुंच गया थर्ड स्टेट में। ठीक है, थर्ड स्टेट पहुंच गया है। अब कह रहा है फाइंड आउट चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट में था इलेक्ट्रॉन, थर्ड पहुंच गया है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा जे निकालना है, तो J3 माइनस J1 कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या जाएगा, J3 माइनस J1। तो J3 के लिए J का फॉर्मूला होता है NH/2 पाई। ठीक है, तो 3H/2 पाई वैसे माइनस कर दो 1H/2
2 पाई को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा h अपॉन पाई, h अपॉन पाई जाएगा। अब h यहाँ पे हम जानते हैं, h की वैल्यू रख देंगे, वैसे h अपॉन पाई की फॉर्म में आ गया आंसर, ठीक है। h अपॉन पाई, h प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। 6.6 इंटू 10⁻34 रख के सॉल्व कर सकते हैं, अपन एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 9, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दो काफी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9। इफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 इन नेचर, देन हाउ मेनी मैक्सिमम एलिमेंट्स विल बी एग्जिस्ट इन नेचर। तो चलो देखो, यहाँ पे वैसे ये सोमरफील्ड मॉडल जो आगे पढ़ते हैं वगैरह, उसमें चीज़ आती हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन में, मतलब किसी भी एटम की जो nth ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। उसके बाद कितने आ सकते हैं, 18। तो ये कहाँ से आया, इसका फॉर्म होता है 2n², ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों कितने आ सकते हैं, 2n²। किसी भी ऑर्बिट में 2n² होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे बेटा, n=1 अगर रखेंगे तो 2 इंटू 1² कर दो, कितना बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। n=2 रखेंगे तो कितने आएंगे नेक्स्ट ऑर्बिट में, 2 इंटू 2² मीन्स 8। उसके बाद फिर ऐसे ही 3 रखेंगे तो n=3 पुट करें तो 2 इंटू 3² कितना हो गया, 18। n=4 रखेंगे तो 4 रखने पे 2 इंटू 4² तो कितना हो गया, 32, ठीक है। ये आते जाएंगे एलिमेंट्स। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम n= कितना पॉसिबल है, 3, केवल 3 तक ही पॉसिबल है, यहीं तक है, 4 तक ही नहीं, केवल यहीं तक पॉसिबल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं इसमें, इन तीनों को ऐड कर दो तो 2 + 8 + 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 एंड 18 28 हो जाएगा, ये तो कितना हो गया, 28, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 28। तो जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एटम बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी न्यूट्रल एटम है तो जितने उसमें एटम है उतने उसमें प्रोटॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने उसमें प्रोटॉन्स होंगे, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर जेड हो जाएगा। जेड कितना है, 28। तो मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने पॉसिबल है, 28। हाँ, अगर n=4 तक बोलता तो हमें 32 का भी काउंट कर देंगे, 32 ऐड कर देंगे इसमें तो कितना बन जाएगा, 60, ठीक है। ऐसे n=5 तक बोले तो उसमें उसका भी 5 का भी निकाल लो, उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल कूलम्ब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। तो जो हम देख रहे हैं ये जो पर एटम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है, इस तरफ एक्ट हो रहा है कूलम्ब फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पास हो, और सबसे पास कब हो सकता है बच्चों, जब फर्स्ट ऑर्बिट चक्कर लगा रहा हो, आगे सेकंड थर्ड फोर्थ दूर जाएगा तो कूलम्ब फोर्स कम हो जाएगा। हमसे पूछा मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स के लिए हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, मिनिमम पॉसिबल रेडियस, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस आपको फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस, और जो फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस है वही क्या आएगी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, ये तो जेड ई चार्ज है और ये ई है। तो कूलम्ब फोर्स का हो जाएगा Fc = k Q1 Q2 r²। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, मतलब r को यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो Fc क्या जाएगा, मिनिमम। तो r=1 अगर आप पुट करेंगे तो r=1, ठीक है। तो उस केस में Fc क्या मिलेगा, कूलम्ब फोर्स मैक्सिमम, मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स कब, r=1 नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। r=1 नहीं बोलेंगे, n=1, ठीक है। n=1 के लिए Fc क्या आएगा, मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए Fc मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज 3 दे रखी है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 को। अब बच्चों देखो नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब हम एनर्जी सॉल्व करने जा रहे हैं, एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। अभी तक तो अपन ने क्या फाइंड किया है, रेडियस फाइंड की, वेलोसिटी फाइंड की, ठीक है, और उसका फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज की अपन ने डिपेंडेंसी चेक करी। अब अपन देखने जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। मीन्स एनर्जी बच्चों यहाँ पे देखो, एनर्जी का जब भी आपसे एनर्जी पूछा जाए ना तो एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, तो हमें दोनों का सम करना है। किन किन का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल सम करेंगे तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले अपन निकाला हुआ था सम करके, वैसे अपन टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो उधर ध्यान से, तो दोनों एनर्जी निकाल के दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकल जाएगी। दोनों को पहले हम सेपरेट सेपरेट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर टोटल एनर्जी भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, चलो उसमें यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपन देख रहे हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी फर्स्ट अपन देखें बच्चों पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, Q1 Q2 अपॉन R से, क्योंकि सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो 2 चार्ज पार्टिकल है, तो 2 चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल क्या होती है, Q1 जो कि ZE है, Q2 जो कि -E है अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R क्या बन जाएगा बेटा, ये -KZE² अपॉन R, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड अपन देखें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², अब ये क्या होगी, देखो इसके लिए अपन जो ये देखा था मैंने mv² अपॉन R, जो सेकंड पोस्टुलेट था mv² अपॉन R इक्वल टू क्या आया था बेटा, KZE² अपॉन R² आया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक R से एक R कैंसिल कर दूं तो आप देखो mv² कितना बन रहा है, mv² इक्वल टू क्या है, KZE² अपॉन R, यहाँ रख दो, तो रख देंगे हाफ ऑफ KZE² अपॉन R, ठीक है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी, तो दोनों का सम कर दें, टोटल एनर्जी TE इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी को हम E बोलते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू KE प्लस P, तो दोनों का बच्चों अगर सम करेंगे तो सम करने पे कितना आएगा बेटा, इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ KZE² अपॉन 2R, ठीक है, ये आ गई टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी निकाल ली अपन ने। अब यहाँ बच्चों टोटल एनर्जी निकाल ली। अब देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन देखें क्या क्या इसके अंदर रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ऑप्टेन हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो हमारे देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, बट ये वैल्यू नेगेटिव है एंड ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा पोटेंशियल एनर्जी में, तो यहाँ पे हम कहते हैं देखो ये रिजल्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ E, मॉड ऑफ E के इक्वल है, ठीक है, मॉड ऑफ E के इक्वल, एंड बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E के इक्वल है, ठीक है, इस E में 2 मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल बन जाएगी, तो पोटेंशियल मतलब अगर आपको फॉर्मूले के अंदर E पता है तो हम इसकी हेल्प से काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एक तो ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। उसका बच्चों फिर आगे देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी जो है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ Z अपॉन R, देखिए K कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, Z एंड R, E इज प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन R है, ठीक है। अब अपन देखें R की डिपेंडेंसी अपन पढ़ चुके हैं n² अपॉन Z, ठीक है, तो माइनस Z, R को रख देंगे n² अपॉन Z की फॉर्म में, तो प्रोपोर्शनल टू जाएगा माइनस ऑफ Z² अपॉन n², तो E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन Z² अपॉन n² फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन प्रोपोर्शनल साइन मूव करें तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है कांस्टेंट Z² अपॉन n², ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी, तो इसकी हेल्प से अपन किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, किसी भी एटम में कोई सी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी हम एनर्जी यहाँ फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² अपॉन n², इसकी हेल्प से, ठीक है, ये अपन देख लिया। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें उसका नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, इफ n इंक्रीज, अब बच्चों अगर n को अपन इंक्रीज करें मतलब दूर जाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में सेंटर से अगर अपन अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है, n को अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ से भी समझ सकते हो या चाहो तो नहीं समझ लो, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, v², हाफ mv² है ना, v प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चों, Z/n, मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो दूर जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बट बच्चों E एंड जो A है, ठीक है, बट E एंड PE विल इंक्रीज, इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्यों बच्चों, यहाँ पे दूर जाने पे काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ समझो ये E है टोटल एनर्जी, ये कैसी है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी दोनों नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ पे n को अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो दूर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी ये लो नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो हाईली नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव,
जैसे दूर जाते आएंगे लो नेगेटिव होती जाएगी, लो नेगेटिव मतलब यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इनफाइनाइट पहुंच जाएंगे तो ई जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी मैक्सिमम होगी कहाँ पे, जीरो वाले केस में, इनफाइनाइट वाले केस में, क्योंकि जीरो होगी और अंदर सब जगह नेगेटिव होगी, पास में तो सब जगह नेगेटिव होती है। ठीक, तो क्या मतलब है कि यहाँ पे ई एंड पी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि लेस नेगेटिव हो जाएगी ये। ठीक है, ये अपन देखा इसमें। अब यहाँ पे इसमें देखो एच एटम, अगर अपन बात करें एच एटम के लिए तो क्या करेंगे, जेड इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। एच एटम की अगर अपन बात करें तो जेड इक्वल टू क्या होता है बेटा 1, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जेड एटम ही मेनली, तो जेड एटम है तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, ई इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। जेड को अपन ने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 डिफरेंट रखेंगे, तो हमें पता होना चाहिए जो एनर्जी है, फर्स्ट एनर्जी E1 इक्वल टू आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2 रखेंगे तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर 3 रखेंगे तो आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आते हैं कि -1.5, उसके बाद फिर आगे -0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे डिफरेंट एच एटम में जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सेकंड ऑर्बिट में होगी, थर्ड ऑर्बिट में होगी, फोर्थ ऑर्बिट में होगी। तो हम देखें जैसे अपन दूर जाते आ रहे हैं एनर्जी लेस नेगेटिव होती आ रही है, मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये चीज अपन देखिए एच एटम के लिए। अब देखो इस पे एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 में काफी सिंपल सा एग्जाम्पल है, मतलब इस फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, क्या पूछा देखो, कह रहा है के ई पी ई एंड टोटल एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, किसमें, हीलियम प्लस एटम की सेकंड ऑर्बिट में। हीलियम प्लस एटम है, उसकी सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हीलियम प्लस एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट मूव कर रहा है, इसकी हमें ई के ई एंड पी फाइंड करनी है। तो चलो ई के लिए क्या फाइंड कर देंगे, ई इक्वल टू, देखो क्या पूछा है आपसे, दोबारा समझ लो, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम की बात कर रहे हैं, हीलियम प्लस एटम। ठीक है, इस सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की हमें सारी एनर्जी फाइंड करनी, तो पहले ई फाइंड करेंगे, तो ई इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर, एन स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल होंगे तो कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब जो एच एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी इतनी, वही एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के हीलियम प्लस एटम में आ रही है एनर्जी। तो बच्चों इस तरह से डिफरेंट एटम की डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए सेम भी आ सकती हैं वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, किसमें, हीलियम प्लस में। ठीक है, ऐसा बच्चों फिर हमें ये तो ई निकाल लिया, अगर हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल निकालेंगे ट्वाइस ऑफ ई होती है। देखिए पोटेंशियल लिखा था अपन ने, पोटेंशियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई, तो उसका ट्वाइस ऑफ ई कर देंगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, मॉड ऑफ ई, तो इसका ले लें मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये अपन ने निकाल लिया, मॉड ऑफ ई करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डिफरेंट अपन ने ये फाइंड कर लिया, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फील्ड। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों जो है ग्रेविटेशन, ये अपन समझ सकते हैं कंजर्वेटिव फील्ड पे डिपेंड करती है, कंजर्वेटिव फील्ड पे। ठीक है, एंड जो काइनेटिक एनर्जी है ये ओनली स्पीड पे डिपेंड करती है, ओनली स्पीड पे। तो बच्चों अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी एटम में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन जानते हैं ये होता है फॉर्मूला, बट अगर बाहर से हम कोई एक्स्ट्रा फील्ड भी अप्लाई कर दें, ठीक है, एटम पे हम कुछ एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई कर दें, तो उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एटम में मूव कर रहा है, और चाहो तो अपन ने एक्स्ट्रा में मान लो इसको एटम रख दिया इनसाइड कैपेसिटर है, उसकी प्लस माइनस प्लेट्स के बीच में अपन ने एटम रख दिया, तो एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। तो बाहर से हमने एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई कर दिया इस एटम पे, तो उसके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी तो इसकी स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड वही रहेगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं।
केवल किस पे फर्क पड़ा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी पे। अब पोटेंशियल चेंज हो गई तो टोटल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम करते हैं टोटल एनर्जी आती है। कई तो वही रही बट पोटेंशियल चेंज होगी इसलिए टोटल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज आल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें इसी बेस्ड यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 दे रखा है, तो इसी बात को में ध्यान रखना है कि कई तो वही रहेगी बट पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों देखो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 को अपन पढ़ें। एग्जाम्पल नंबर 12 हमसे क्या कहना चाहता है, देखिए एग्जाम्पल 12, एच एटम इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू 0, ठीक है, ऑब्टेन, देन व्हाट विल बी पी के ई ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, एच एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी हमें 0 करनी है। तो से हम देखें बाहर से हम कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखें। तो चलो देखो यहाँ पे इनिशियली अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज हैं, इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चक्कर लगा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम में। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निकालनी है। मतलब यहाँ पे जो बाहर से हम फील्ड अप्लाई किए बिना अपन देखें इनिशियल में फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज क्या है वो अपन देखें। E1 आप जानते हो कितना होता है बेटा, -13.6। ठीक है, -13.6। ठीक है, एंड E2 की वैल्यू क्या होती है, E2 इक्वल टू इसका E2 निकाला अपन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होती है वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर हम देखूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, चलो काइनेटिक एनर्जी देखें पहले। काइनेटिक एनर्जी 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो मॉड ऑफ E1 के इक्वल होता है, इसका मॉड ऑफ E1 कर दो कितना बन जाएगा, +13.6। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी 1 निकालेंगे तो पोटेंशियल 1 क्या होता है, इसके डबल के इक्वल, तो -27.2 ये लिख दिया अपन ने। ऐसे यहाँ पे KE2 अपन देखें इसके मॉड के इक्वल मिस +3.4 एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा, यहाँ पे इसके डबल के इक्वल, तो -6.8। ये तो अभी देख लिया अपन ने। अब चलो देखो यहाँ पे देखें फॉर PE1 इज इक्वल टू 0, तो PE1 डैश इक्वल टू 0, हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 1 को 0 करना है, PE1 डैश इक्वल टू 0, तो इसको हमें 0 करना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है एच एटम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 0, मतलब इसको हमें 0 करना है। तो 0 करने के लिए हमें इसमें मतलब इस 0 करना है तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस हमें ऐड करना पड़ेगा 27.2, इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर से जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, +27.2 एनर्जी बाहर से एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम देखें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2 डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 डैश इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 +27.2 करना है अपन को। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी 2 कितनी थी, ये रही -6.8 प्लस इसमें 27.2 ऐड कर देंगे, तो 27.2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20.4। ठीक है, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट बच्चों यहाँ पे हम देखें KE जो डैश है, KE डैश इज इक्वल टू KE मतलब अनइफेक्टेड, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो अनइफेक्टेड रहती है, वो तो वही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी डैश 1 ये है, ये तो कितनी रहेगी 13.6 रहेगी, एंड काइनेटिक एनर्जी 2 डैश ये कितनी रहेगी 3.4 रहेगी, 3.4। अब चाहे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी डैश निकाल ली और काइनेटिक एनर्जी डैश, तो अपन टोटल एनर्जी डैश निकाल सकते हैं E डैश। ठीक है, इसे बच्चे यहाँ पे E1 डैश निकालेंगे तो E1 डैश इक्वल टू KE1 डैश प्लस PE1 डैश, इनका सम कर दो तो KE1 डैश तो कितना आया था बेटा 13.6 प्लस PE1 डैश कितना था 0, तो कितना हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड E2 डैश अगर अपन निकालें E2 डैश तो क्या करेंगे, KE2 डैश प्लस PE2 डैश इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे KE2 डैश कितना बच्चों, KE2 की 3.4 है, 3.4 PE2 डैश कितना है बच्चों, PE2 डैश ये रहा 20.4, तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ये बन जाएगा 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं एनर्जीज के बारे में। बात पहले पढ़ी तो अपन ने ये एनर्जी फाइंड कर ली डिफरेंट के केस में। ठीक है, बात पहले पढ़ी, तो इस तरह बच्चों हम डिफरेंट केस में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। ठीक है, या कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये भी अपन ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब बच्चों उसके अपन देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम का मतलब क्या है, देखिए चलो हिंट आपको दूं, बाकी अपन यहाँ पे कल पढ़ेंगे तो थोड़ा हिंट आपको दूं। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो बच्चों देखो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, समझना बात को। हम जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन, जो अपन ने थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था, याद करो अभी, थर्ड पोस्टुलेट में से इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में, उसको अपन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी लेवल पे, बट वो ज़्यादा देर स्टे नहीं करता, ज़्यादा देर स्टे नहीं करता, वापस लौट के आता है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आ रहा है, तो जैसे मान लो पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया फिफ्थ स्टेट, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट पहुंच गया, फिफ्थ ऑर्बिट में, ठीक है, ज्यादा देर स्टे नहीं करेगा, वापस नीचे आएगा। अब नीचे कैसे भी आ सकता है, या तो हो सकता है फिफ्थ से डायरेक्ट वन में जंप कर जाए, या हो सकता है फाइव से पहले फोर में जंप करे, फिर फोर से फिर डायरेक्ट वन में जंप कर जाए, या हो सकता है पहले फाइव से फोर में आ रहा हो, फिर फोर से थ्री में, फिर थ्री से टू में, फिर टू से वन में। तो जंपिंग कैसी हो सकती है, तो जब भी वन जंपिंग होगी किसी से किसी भी ऑर्बिट में, तो उन दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस है, जैसे मान लो फोर्थ से जंपिंग हो रही है टू में, फोर से टू में जंपिंग हो रही है, तो फोर्थ एंड सेकंड एनर्जी का जो डिफरेंस है, उतनी डिफरेंस का एक फोटोन यहाँ पे इमिट होता है, उतनी एनर्जी का एक फोटोन बच्चों यहाँ पे इमिट होता है। जैसे बच्चों यहाँ पे इसकी बात करें, जैसे यहाँ बच्चों इसमें ये फर्स्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मान लो थर्ड से फर्स्ट में जंप हुआ, थर्ड से फर्स्ट में जंप हुआ, तो थर्ड एंड फर्स्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है कितना आएगा, 12.1। ठीक है, थर्ड से फर्स्ट में जंप हुआ है, तो थर्ड एंड फर्स्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है मतलब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी का एक फोटोन यहाँ से इमिट होगा। तो हम कह सकते हैं इमिटेड फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बच्चों, इमिटेड फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। कितनी होगी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वही यहाँ बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से किसी लोअर स्टेट में जंप कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट जंपिंग में फोटॉन्स इमिट होंगे, और उन फोटॉन्स की एनर्जी किसकी इक्वल होगी, एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स यूज्ड इन जंपिंग। ठीक है, उनके एनर्जी डिफरेंस की इक्वल होती है। तो उसी को कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल फोटॉन्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंस ऑफ फोटोन क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसी केस में यहाँ पे फोटोन इमिट हो रहा होता है। तो उसको पढ़ लें, रीड कर लें, क्या कहना चाहता है बेटों को, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू एनी लोअर एनर्जी लेवल, देन रेडिएशन विल इमिट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल जंप कर रहा है, तो वहाँ से रेडिएशन इमिट होती है, किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सच फोटॉन्स आर कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, which will be in the form of लाइमन बामर पास्टन सीरीज। अब ये लाइमन बामर पास्टन सीरीज क्या है बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, फर्स्ट में कहाँ से कहाँ पे जंप कर रहा है बच्चों, जैसे सेकंड से वन में आ सकता है, या थर्ड से वन में, या फोर्थ से वन में, जंपिंग कहाँ हो रही है, टूवर्ड्स वन। ठीक है, डायरेक्ट इन टू वन होती है। ठीक है, डायरेक्ट सेकंड फर्स्ट ऑर्बिट में जंपिंग डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में हो रही है, कहीं से भी हो सकती है, चाहे सेवन से वन में जंपिंग हो, चाहे फाइव से वन में, डायरेक्ट अगर वन में जंपिंग हो रही है, तो उस केस में जो इमिटेड फोटोन है, उन सभी कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, लाइमन सीरीज। और अगर जंपिंग सेकंड में हुई है, जैसे मान लो 4 से 2 में जंपिंग हुई, या 3 से 2 में, या 8 से 2 में, तो सेकंड ऑर्बिट में अगर जंपिंग हुई है, तो वहां पे जो फोटोन इमिट हुआ है, तो उन सभी के कलेक्शन को बोलेंगे बामर सीरीज। ऐसे ही थर्ड में जंपिंग हुई है, तो पास्टन सीरीज, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड सीरीज ये बन रही होती है। ठीक है, हियर if electron jump back from higher energy level n2 to lower energy level n1, then energy of emitted photon will be, तो हम जानते हैं अभी जो अपन थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था, थर्ड पोस्टुलेट में इमिटेड ऑफ फोटोन क्या होती है बच्चों, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन डेल्टा ई, या कहते हैं EPH इक्वल टू क्या होता है, En2 माइनस En1। तो En2 माइनस En1 के डिफरेंस के इक्वल यहाँ पे एनर्जी होती है। ठीक है, En2 माइनस En1, तो यहाँ पे देखिए En2 माइनस En1 के इक्वल यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे समझे इसको क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखिए बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर क्लास छोड़ते हैं अपन। देखिए इधर En2 माइनस En1 क्या बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन जो होती है बेटा ये डेल्टा ई, EPH के लिए EPH और डेल्टा ई, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या बताया आपको मैंने, En2 माइनस En1 करना है, En2 माइनस En1
ई एन टू माइनस ई एन वन, ये रहा फॉर्मूला, ये अप्लाई कर दें, ठीक है। ई एन टू मतलब माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर, ये डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कॉमन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, ब्रैकेट में जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये क्या आ गया, डेल्टा ई, डेल्टा ई और ई पी एच, ई पी एच बोल लो या डेल्टा ई अपने निकाल लिया, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। अब बच्चों ये अपन जानते हैं क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, तो इसी को अपन एच सी अपॉन लेमडा भी कर सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, ये वैल्यू है एज इट इज। अब यहाँ से अगर मैं लेमडा फाइंड करूँ, वैल्यू ऑफ लेमडा, तो यहाँ से 1 अपॉन लेमडा फाइंड करें तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच सी को डिवाइड कर देंगे, तो एच सी को डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा एच सी, और ब्रैकेट में जाएगा 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ये सब कुछ जो कांस्टेंट है, ये कंप्लीट कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं आर, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, ये आ गया 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, ये जाएगा बच्चों आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, यहाँ पे आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। इस आर की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ आर, तो वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन यूज करते हैं बेटा, इसकी जो टोटली सोल्व करने पे जो वैल्यू आती है, ये आती है 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम, या इसको बोल सकते हैं, ये वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्या बेटा, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, आर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब बेटा ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब भी वेवलेंथ अपन को फाइंड करनी है इस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे आर को रख देंगे 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम, मतलब अगर न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जैसे 1026 एंगस्ट्रॉम आ रही है या 912 एंगस्ट्रॉम आ रही है, मतलब ऐसे एग्जैक्ट अगर वेवलेंथ फाइंड करना है तो आर को क्या रख दो 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा। और या खाली रेशो ही फाइंड करना है तो इसी फॉर्म में रहने दो, तो रेशो फाइंड करना तो कट जाते हैं, या आर की फॉर्म में आंसर फाइंड करना है तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे। बट अगर एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है तो आर को रख देंगे 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम, तो सोल्व करके अपन फाइंड कर सकते हैं। और अगर एच एटम के लिए बच्चों, एच एटम के लिए जेड इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, ठीक है, फॉर एच एटम। एच एटम के लिए आप जेड इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रख देंगे, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। मतलब बच्चों एच एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं पे जंप कर रहा है, जैसे 4 से 2 में आ रहा है या 3 से 1 में जंप कर रहा है, कहीं से कहीं भी जंप कर रहा है, तो n1 n2 पुट कर दो, आर को रख देंगे 912 1 अपॉन 912, तो सोल्व करने पर पता चल जाएगा कितनी वेवलेंथ का फोटोन यहाँ से इमिट हो रहा है, ठीक है। तो वो अपन यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसी पे एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल नंबर 13 एंड ये 14 आपको दे रखे हैं, एग्जाम्पल 13 14, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको कल सॉल्व करके लेके आने, कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। एग्जाम्पल 13 14 भी कल समझाऊंगा, फिर भी एक बार अपने लेवल पे पढ़ना, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो खैर आज तब होते, कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।